आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, तिनकठिया व्यवस्था। स्वाभाविक रूप से नील आंदोलन का मूल कारण भी तिनकठिया व्यवस्था थी। चंपारण क्षेत्र में कहीं न कहीं नील की खेती हो रही है और वहाँ पर किसानों को कहीं न कहीं इस तिनकठिया व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। उसी पर आज मेरी क्लास है, तो हम लोग थोड़ी सी बातों को करें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1765 में आप लोग थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ तिनकठिया व्यवस्था मेरी क्लास की बात है। तिनकठिया, ये तिनकठिया व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं। और इस तिनकठिया व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक तरह से कहीं कहीं कंपनी को दे दिया। और यहीं से एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है। यदि हम इस समय अगर बात करें तो बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर अगर देखते हैं तो बिहार का चंपारण क्षेत्र, चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो ये चंपारण क्षेत्र है बिहार का, वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इस बात को थोड़ा सा हम लोग जानते ही हैं। और यहाँ नील के लगभग 36 अंग्रेज ठेकेदार थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ नील की खेती हो रही है। तो नील के यहाँ 36 अंग्रेज ठेकेदार हैं, लगभग 23 नील व्यवसायी रह रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों का भी दबदबा है और स्वाभाविक रूप से कहीं के बड़े पैमाने पर नील का तैयार करने के लिए कारखाने भी खोले गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नील बागान मालिक सक्रिय थे, जिसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 36 अंग्रेज ठेकेदार थे, बाकी भारतीय भी थे। इसमें 36 अंग्रेज ठेकेदार हैं, अंग्रेज ठेकेदार थे। तो यहाँ पर 36 करीब जो है अंग्रेज कहीं न कहीं ठेकेदार थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नील कैसे पैदा हो रही है उस पर थोड़ी चर्चा करें तो इस क्षेत्र में नील की खेती 2 प्रकार से होती थी। यानी इस क्षेत्र में अगर देखें, इस क्षेत्र में नील की खेती 2 प्रकार से हो रही है। 2 प्रकार से, यानी नील की खेती 2 प्रकार से हो रही है। पहला क्या है, जिरात, और दूसरा क्या है, असामीवार। तो पहले प्रकार की जो खेती हो रही है वो जिरात खेती हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरे प्रकार की जो हो रही है वो असामीवार हो रही है, असामीवार। तो ये 2 प्रकार की खेती हो रही है। एक तो कहीं न कहीं नील की खेती जिरात प्रकार की हो रही है और दूसरा जो है असामीवार। जिरात जो जमीन थी वो कोठी वालों के कब्जे वाली जमीन होती थी। यानी जिरात जो जमीन होती थी ये कोठी वालों के, कोठी वाले मतलब अंग्रेजों के, जमींदारों के। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो जिरात जमीन होती थी, जिरात, ये कोठी वाले जिसमें अंग्रेज बागान मालिक होते थे, अंग्रेज बागान मालिक या जमींदार भी हुआ करते थे, या यूं कहें कि इनके बाद जमींदार भी हो गए। तो ये जो जिरात जमीन होती थी ये कोठी वाले की जमीन होती थी। यानी ये जो जिरात जमीन है ये कोठी वालों की जमीन हुआ करती थी, पहली बात है। जिसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से कहीं न कहीं नील बोते थे।
जिसमें किसान, यानी ये कोठी वालों की ज़मीन है, जिसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से नील की खेती करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हल बैल की सहायता से ये लोग नील की खेती कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, लेकिन इनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी, क्योंकि कोठी वालों की ज़मीन हुआ करती थी, किसानों के ऊपर उनका दबदबा था, किसान बेचारे आते थे और कहीं न कहीं इस प्रकार से उनके हल बैल होते थे, उसकी सहायता से खेती करते थे, लेकिन इन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती थी। लेकिन किसानों को मजदूरी बहुत कम मिलती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज़ तो ये भी हो गया कि किसानों को मजदूरी बहुत कम मिल रही है। दूसरी जो ज़मीन है वो असामी वार है। असामी वार में कोठी वाले रैयतों द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था करते थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था कराते थे। यानी दूसरे प्रकार की जो ज़मीन मैंने कहा असामी वार, ये असामी वार जो मैंने दूसरे प्रकार की ज़मीन बताई थी, इसमें ये रैयतों की ज़मीन है। ये किसकी ज़मीन है? किसानों की ज़मीन हुआ करती थी। तो इसमें कोठी वाले रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था करते थे। इसमें जो कोठी वाले होते थे, कोठी वाले मतलब जमींदार, अंग्रेज बागान मालिक, कोठी वाले एक प्रकार से रैयत के द्वारा असामी वार रैयत की ज़मीन है, ठीक है ना। तो इसमें कोठी वाले रैयत के द्वारा नील की खेती करवाते थे। चलिए सर, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है नील की खेती जो है असामी वार के द्वारा, असामी वार में कुल मिला के रैयत की ज़मीन पर कोठी वाले जमींदार, अंग्रेज बागान मालिक जो है नील की खेती करवा रहे हैं। ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। 1867 से पूर्व तक, 1867 से पूर्व तक रैयतों को एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। यानी ध्यान रख लेना, असामी वार की बात अब हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें 1867 से पहले तक 1867 से पहले तक क्या प्रोविजन है कि रैयतों को एक बीघा पर, रैयतों को जिनकी जमीन है, रैयतों को एक बीघा पर 5 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। यानी यहाँ पर कहीं न कहीं अनिवार्य कर दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 5 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। लेकिन 1867 में यह नियम थोड़ा सा बदल दिया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि कहीं न कहीं अब 3 कट्ठे पर ही नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी 1867 के बाद नियम बदला और यह तय हुआ कि 1 कट्ठा पर, 1 बीघा पर बीघा पर 3 कट्ठा नील की खेती करनी होगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ध्यान रखना 1867 के बाद बदलेगा, यानी 3/20वें भाग पर, क्योंकि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3/20वें भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। अतः इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। यानी आपको 1 बीघे में कोठी वालों के लिए 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। इसे ही 3 कठिया तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है सर, तो इसे ही 3 कठिया प्रणाली हम लोग कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 कठिया प्रणाली है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, चंपारण के किसानों के शोषण का मुख्य कारण था। यानी ये 3 कठिया जो प्रणाली है, अगर हम देखते हैं तो यही प्रणाली चंपारण के किसानों के शोषण का मुख्य कारण है। मैं कहीं न कहीं चंपारण सत्याग्रह अलग पढ़ाऊंगा, ये चंपारण सत्याग्रह नहीं पढ़ा रहा हूं, ये 3 कठिया प्रणाली आप लोगों को बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लेना। तो इसमें अब आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि 3 कठिया प्रणाली में क्या हो रहा है। किसानों को 1867 से पहले, 1867 से पहले 6.5 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नील की खेती कहीं न कहीं का रुपया मिलता था, लेकिन गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 में इसे बढ़ाकर 13.5 रुपये कर दिया गया। यानी किसानों को 1867 से पहले, यानी 1867 से पहले किसानों को 6.5 रुपये 1 एकड़ पर मिलता था, 1 एकड़ पर मिल रहा है। यानी 6.5 रुपये कुल मिला के प्रति एकड़। आप देखिए कितना कम आपको नील का पैसा मिल रहा है, लेकिन गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 में इसे कितना कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं गोरले रिपोर्ट के आधार पर, अगर हम बात करते हैं गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 में इसे 13.5 रुपये कहीं न कहीं प्रति एकड़ कर दिया गया। ठीक है ना, तो इसे 13.5 रुपये कर दिया गया। यानी एक तरीके से देखा जाए अभी भी कहीं न कहीं चंपारण के किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि किसान चाहता है कि भाई हम जो 3 कट्ठा जमीन पर आपके लिए नील पैदा कर रहे हैं, क्यों करें, क्योंकि हमको उसका उचित पैसा भी नहीं मिलता है। हम अनाज पैदा करना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त भी किसानों के ऊपर दबाव बनता था कि आप नील ही पैदा करो, और उनको उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता था, जिसके कारण से भारत में बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं नील आंदोलन भी हुए थे, जिसकी चर्चा मैं अलग करूंगा, नील आंदोलन की बात मैं अलग करूंगा। लेकिन यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली की बात करना चाहता हूँ। यानी किसानों के शोषण के विरुद्ध सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात कह दूँ तो कहीं न कहीं किसानों के शोषण के कारण किसानों ने शोषण के कारण सर्वप्रथम 1859-60 में बंगाल में नील आंदोलन शुरू किया था, जिसमें दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास है। मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा, उसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। इस नील आंदोलन का समर्थन जो है 1859-60 वाले का हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट में किया है। हिंदू
पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट में किया था। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसान जब जो है नील की खेती नहीं करते थे तो उनके ऊपर जमींदार लोग या अंग्रेज बागान मालिक बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं और कष्टदायी कर उनके ऊपर लाद दिया करते थे। इस बात को ध्यान रखना। इस समय लगाए गए अतिरिक्त कर क्या थे? यानी तिनकठिया प्रणाली में अगर मान लीजिए किसान कह रहा है कि हम जो है भाई नहीं आपके लिए नील पैदा करेंगे, तो उनके ऊपर अतिरिक्त टैक्स और जो है कहीं ना कहीं कोठी वाले लगा दिया जा करते थे। तो इस समय अगर देखा जाए, इस समय चंपारण के किसानों पर लगने वाले अतिरिक्त कर जो थे, अतिरिक्त कर कौन से थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2-4 कर आपको जानना चाहिए। जैसे पैन खर्च, यह जो है एक प्रकार से नहर का पानी जो सिंचाई के लिए दिया जाता था, उसके बदले में कुलमा के किसान को प्रति बीघा 3 रुपया देना होता था। यानी पहला कर जो है एक प्रकार से देखिए पैन खर्च, ये कुछ से रैयत से लिया जा रहा है। अब ये पैन टैक्स जो है ये क्या है? यानी कोठी वाले कि नहर से कहीं न कहीं जब आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई क्योंकि उन्हीं के पास सब संसाधन थे, सिंचाई करते थे, तो एक तरीके से ये सिंचाई कर था। एक बीघा पर आपको 3 रुपये देना है। यानी कहीं न कहीं रैयत से ऐसा नहीं कि तिनकठिया ही है, आप पैन टैक्स भी दे रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात को ध्यान रख लेना। और 1 बीघा पर 3 रुपये, जिसे हम सिंचाई कर भी कह सकते हैं, ये सिंचाई कर है, ये भी आपसे वसूला जा रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं सलामी कर, यह भी 1 बीघा पर 3 रुपया आपको देना पड़ता था। इसे ही कहीं न कहीं तिनकठिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सलामी कर है। सलामी कर यानी कोठी वालों के लिए सलामी कर भी है। ये भी कुल मिला के 1 बीघा पर 3 रुपये। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी आप दीजिए। इसे कहीं न कहीं तिनकठिया या लगान प्रणाली भी, यानी इसके तहत आपको कहीं न कहीं इस तरीके से, अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं तो आपको सिंचाई कर भी दो, आप कहीं न कहीं तिनकठिया कर भी दो। इसी प्रकार से कहीं न कहीं एक प्रकार से और भी जो है कहीं न कहीं चीज़ें ली जाती थी। बांध बेहरी कर लिया जाता था। बांध बेहरी का मतलब है कि 1 रुपया मालगुजारी पर कहीं न कहीं देना पड़ता था। तो इस तरीके के कहीं न कहीं बहुत से टैक्स आपसे कहीं न कहीं नाजायज लिए जाते थे। जैसे मड़वन कर, यानी लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मड़वन कर जो होता है, ये भी जो है अगर लड़की की शादी हो रही है, लड़की की शादी पर कोठी वाला 1 रुपये लेता था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 1 रुपये कुल मिला के मड़वन कर भी आपके ऊपर ठोक दिया जाता था। इसी प्रकार से तेल या ईख की जो पिराई हो रही है वो कोल्हू पर भी 1 रुपये की दर से वसूला जाता था, जिसको कोल्हुआन कहा जाता है। तो कोल्हुआवन कर भी है, कुल मिला के ध्यान रखना। कोल्हुआवन टैक्स ये भी जो है ध्यान रखना, ये भी 1 रुपये लिया जाता था। कैसे? जब तेल पिराई आप कराने जाते थे, क्योंकि सब संसाधन तेल पिराई के लिए, सब संसाधन इन्हीं लोगों के पास थे ना, तो आप बच कहाँ सकते थे? नहर इनकी थी, जमीन इनकी थी, तेल पिराई का सेंटर इन्हीं का था, जो भी चीज़ें थी सब इन्हीं के पास थी। इसके कारण से जो है बाँट छपी, यानी दूध और तेल बेचने वाले दुकानदारों से प्रतिवर्ष 1 रुपया लिया जाता था, उसको बाँट छपी कर कहते हैं, बाँट छपी। तो बाँट छपी जो होता है, एक प्रकार से देखा जाए मापतौल विभाग भी इन्हीं के पास है। यानी कि एक तरह से देखा जाए जो तेल बेचने का काम करते थे, दूध बेचने का काम करते थे, उनके बाँट के कुलना के ऊपर 1 रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष ये भी टैक्स आपसे लिया जा रहा है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके के टैक्स। यानी कि आप तिनकठिया प्रणाली के तहत आप देखिए क्या क्या आपको देना पड़ रहा है। हथियाई कर, यानी कोठी वाले हाथी खरीदने के लिए किसानों से कर लेते थे, इसको हथियाई कहा जाता था। इसी प्रकार से ध्यान रखना, यदि हथियाई कर की बात कर लेते हैं, हथियाई, तो हथियाई कर जो होता है, कोठी वाले को हाथी खरीदना है, आप पैसा उनको दीजिए, तो इस तरीके से हथियाई कर। तो हथियाई कर जो होता था, ये कोठी वाले, इस तरीके से ध्यान रखना, कोठी वाले रैयत से वसूला करते थे, रैयत से वसूलते थे। आप देखिए कहीं ना कहीं एक प्रकार
से देखा जाए तो कितना ये अनाचार जो है, दुराचार कर रहे हैं कोठी वाले। तो इस तरीके से अगर देखें, इस प्रकार की चीजें वसूला करते थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि नाना प्रकार के टैक्स इस समय कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, किसानों की समस्याओं के ऊपर कहीं न कहीं एक तरह से महेश नारायण ने बिहारी नामक समाचार पत्र में सरकार का ध्यान पहली बार आकर्षित किया है। यानी एक प्रकार से 1907-8 में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो महेश नारायण ने कहीं न कहीं अपने समाचार पत्र बिहारी के माध्यम से नीलहों के अत्याचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ये महेश नारायण। कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महेश नारायण तो महेश नारायण ने बिहारी के माध्यम से, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो चंपारण की दुर्दशा पर बहुत से निबंध प्रकाशित किए जाने वाले जो पत्र थे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि चंपारण की दुर्दशा पर बहुत से समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र यानी चंपारण की दुर्दशा पर बहुत से समाचार पत्र लिख रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें हिंद केसरी की बात कर लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिंद केसरी की बात कर लेते हैं, इसी प्रकार से अमृत बाजार पत्रिका की बात कर लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की बात कर लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका, हिंद केसरी, महेश नारायण का बिहारी, भारत माता, अभ्युदय, हित वार्ता। तो यहाँ पर भारत माता की भी बात कर सकते हैं, भारत माता, ये भी कुल मिला के समाचार पत्र अपनी बात रख रहा है। चंपारण के लिए हित वार्ता, मिथिला मिहिर, तो हित वार्ता भी रख रहा है, हित वार्ता। इसी प्रकार से जो है हित वार्ता, मिथिला मिहिर, तो यहाँ पर मिथिला मिहिर की भी बात कर सकते हैं, मिथिला मिहिर। ये सब समाचार पत्र हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। लेकिन मैंने अभी कहा गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र चंपारण में अंधेरा, इससे एक तरह से कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर इन अत्याचारों के खिलाफ उजागर किया है। स्वाभाविक रूप से इस चंपारण की समस्या पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा नील के दाग में इसका उल्लेख किया है, मैं चंपारण सत्याग्रह अलग पढ़ाऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। और इस तरीके से हम जानते हैं कि इस तरह से राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के ही किसान हैं, चंपारण के किसान तथा ब्रज किशोर प्रसाद और अन्य लोग चंपारण की समस्या
को लेकर गांधी से लखनऊ में मिले और अंततः गांधी ने नीलहों के अत्याचारों को जानकर 1917 में चंपारण में अपना पहला नील सत्याग्रह शुरू किया, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हमारी आज की क्लास का उद्देश्य था मैं चंपारण सत्याग्रह अलग आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।